कल आप लोगों को क्रिया का भेद पढ़ा रहे थे। क्रिया में जो है नाम धातु या नाम बोधक क्रिया पढ़ा चुके हैं। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ पर किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़ करके क्रियावाची शब्द बना दिया जाए, वहाँ पर नाम धातु या नाम बोधक क्रिया होती है। नाम धातु नाम बोधक क्रिया जैसे लतियाना, बतियाना, गलियाना, हथियाना, ये सब नाम बोधक क्रिया है। नाम बोधक क्रिया का एक उपभेद है अनुकरणात्मक क्रिया। जब किसी अनुकरण के द्वारा कोई क्रिया उत्पन्न की जाती है तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे हिनहिनाना, भिन भिनाना, गड़गड़ाना, थरथराना, कपकपाना इत्यादि। आगे देखिए, नाम बोधक के बाद है प्रणार्थक क्रिया। अगला भेद है प्रेरार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ पर प्रणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके करवाए, वहाँ प्रणार्थक क्रिया होती है। वहाँ प्रणार्थक क्रिया होती है। जैसे सीता दर्जी से कपड़ा सिलवाती है। सीता दर्जी से कपड़ा सिलवाती है। अब देखिए, जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाए, जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके करवाए, वहाँ प्रणार्थक क्रिया होती है। जैसे सीता दर्जी से कपड़ा सिलवाती है। अब सीता खुद नहीं सिल रही है, दर्जी को प्रेरणा दे करके, चाहे पैसे की प्रेरणा दे करके, चाहे जैसे ये दर्जी को प्रेरित करके कपड़ा सिलवा रही है। या महिमा गोपाल से लिखवाती है। महिमा गोपाल से लिखवाती है। तो यहाँ देखिए, महिमा खुद नहीं लिख रही है, वो गोपाल से लिखवा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया हो गया। प्रणार्थक क्रिया में एक प्रथम प्रणार्थक होता है, एक द्वितीय प्रणार्थक शब्द होता है। जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, या कूदना, कुदवाना। यहाँ देखिए, ये तो मुख्य क्रिया है। ये जो लिखा गया है ये मुख्य क्रिया है। और यहाँ पर देखिए, लिखना, लिखवाना, ये दोनों प्रणार्थक क्रिया है। ये प्रथम प्रणार्थक क्रिया है, ये द्वितीय प्रणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में कर्ता सम्मिलित होता है लेकिन खुद काम नहीं करता। जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ के कोई लिखा रहा है, तो वहाँ जैसे कह दिया जाए मोहन सोहन से लिखाता है, या मोहन सोहन से लिखवाता है। मोहन सोहन से लिखाता है
तो लिखाता है में प्रथम पदार्थक हो जाएगा, और मोहन सोहन से लिखवाता है तो द्वितीय पदार्थक हो जाएगा। ये लिखाना भी पदार्थक क्रिया है, लिखवाना भी है, चलाना भी है, चलवाना भी है, कुदाना है, कुदवाना भी है, लेकिन ये सब मुख्य क्रिया है। लिखना, चलना, कूदना जिसको कर्ता स्वयं करता है उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन लिखता है मुख्य क्रिया, मोहन लिखाता है पदार्थक क्रिया, मोहन लिखवाता है दोनों पदार्थक क्रिया हो गया। वह चलता है, वह चलाता है, वह चलवाता है, वह कूदता है मुख्य क्रिया, वह कुदाता है पदार्थक क्रिया, वह कुदवाता है ये भी पदार्थक क्रिया। तो इस तरह जो है ये पदार्थक क्रिया है। पदार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके करवाए वहाँ पर पदार्थक क्रिया होती है। जैसे सीता दर्जी से कपड़ा सिलवाती है तो सिलवाती में हो गया पदार्थक क्रिया। अगर लिख दिया जाए सीता दर्जी से कपड़ा सिलाती है तब भी पदार्थक क्रिया। महिमा गोपाल से लिखवाती है तो यहाँ भी पदार्थक क्रिया है। या हो जाए महिमा गोपाल से लिखाती है तब भी पदार्थक क्रिया। अब यहाँ जो है ये तीनों जो है मुख्य क्रिया है जिसको कर्ता स्वयं करता है, ये दोनों पदार्थक क्रिया है। तो पदार्थक क्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अगली है पूर्वकालिक क्रिया। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होती है? तो पूर्वकालिक शब्द में इक प्रत्यय जोड़ करके पूर्वकालिक बना है। पूर्वकालिक देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक इसमें देखिए एक पूर्व शब्द है, एक काल शब्द है, एक इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय जुड़ करके पूर्वकालिक शब्द बना है। पूर्व माने पहले, काल माने समय में। यदि किसी वाक्य में दो क्रिया दिया गया है, इस वाक्य में प्रायः दो क्रिया रहती है। एक क्रिया पहले समय में समाप्त हो चुकी होती है। जो क्रिया पहले समय में समाप्त हो चुकी हो तो उसमें पूर्वकालिक होता है, और दूसरी क्रिया बाद में जारी रहती है। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ दी गई हो, एक साथ दी गई हो जिसमें एक क्रिया पहले समाप्त हो गई हो, और दूसरी क्रिया जारी हो, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ा होता है। जैसे मोहन खाना
खाकर सो रहा है। मोहन खाना खाकर सो रहा है। अब इसमें देखिए, एक खाना खाने की क्रिया हुई है, एक सोने की हो रही है। अब मोहन खाना खाकर सो रहा है। सबसे पहले कौन सी क्रिया समाप्त किया? खाना खाने की। तो खाना खाकर में पूर्वकालिक क्रिया है, और यहाँ सो रहा है, ये क्रिया जारी है। यानी जब किसी वाक्य में दो क्रिया दी गई हो, जिसमें एक क्रिया पहले समाप्त हो चुकी हो और दूसरी क्रिया जारी हो, तो जो पहले समाप्त हो चुकी क्रिया होती है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान जो है कर, जिस क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ा होता है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ मोहन खाना खाकर सो रहा है। तो मोहन पहले क्रिया कौन सी समाप्त किया? खाना खाने की। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, और बाद में सोने की क्रिया उसकी जारी है। या दूसरा उदाहरण, जैसे राधा गीत गाकर बैठ गई। राधा गीत गाकर बैठ गई। राधा गीत गाकर बैठ गई। अब इसमें देखिए, गीत गाकर, गा में कर प्रत्यय जुड़ा है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, और बैठने वाली क्रिया बाद में हो रही है। इसलिए राधा गीत गाकर बैठ गई, गाकर में पूर्वकालिक क्रिया है। सलोनी खेल कर सो गई। सलोनी खेल कर सो गई। अब यहाँ देखिए, खेल कर में पूर्वकालिक क्रिया है। अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। तो दो क्रिया आपको, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और इसके पहले नाम धातु क्रिया पढ़ाए हैं। अब अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? जब वाक्य में दो दो क्रियाएं साथ साथ रहती हैं तो उस क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। और संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। देखिए, संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? संयुक्त क्रिया जब वाक्य में दो दो क्रियाएं जब वाक्य में दो दो क्रियाएं साथ साथ दी गई हों, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ा करता है। यहाँ देखिए, पढ़ना और करना दो दो क्रियाएं साथ हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। आगे है संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। फिर से देखिए, संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? जब वाक्य में दो दो क्रियाएं साथ साथ दी गई हों उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ा करता है, या मोहन खेला करता है, सोहन आया जाया करता है। तो आया जाया दो दो क्रियाएं हैं, पढ़ा करता है, पढ़ना और करना दो दो क्रियाएं हैं, इसलिए इस वाक्य को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया के भेद
संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अब देखिए, पहला है आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया कहाँ होती है? जब किसी कार्य को शुरू किया जाए, यानी किसी कार्य का शुरुआती हो, उसे वहाँ पर आरंभ बोधक क्रिया कहा जाता है। जैसे गोलू, गोलू पढ़ने लगा, गोलू पढ़ने, गोलू पढ़ने लगा, गोलू पढ़ने लगा। सोनम, सोनम खाने लगी, सोनम खाने लगी। अब यहाँ देखिए, खाने लगी यानी क्रिया शुरू कर रहा है, ठीक। जैसे सोनम खाने लगी, सोनम खाना खाने की क्रिया शुरुआत कर दी। गोलू पढ़ने लगा, गोलू पढ़ने की क्रिया शुरू कर दिया। तो ऐसे क्रिया में क्या होता है? आरंभ बोधक क्रिया। गोलू पढ़ने लगा, सोनम खाने लगी, महिमा हंसने लगी, राधा नाचने लगी। ये सब क्या होता है? आरंभ बोधक क्रिया। नंबर 2 है, आरंभ बोधक के बाद है आवश्यकता बोधक क्रिया। आरंभ बोधक के बाद आवश्यकता बोधक क्रिया। नंबर 2 है आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता, आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक क्रिया। नंबर 2 आवश्यकता बोधक। जहाँ पर किसी काम को करने की आवश्यकता पड़ जाए, वहाँ पर आवश्यकता बोधक होता है। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। रामू, रामू को लिखना पड़ता है, रामू को लिखना पड़ता है, रामू को लिखना पड़ता है। तीसरा है इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक, इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ किसी क्रिया की इच्छा प्रकट की जाए, वहाँ पर इच्छा बोधक क्रिया होती है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो तो अनुमति बोधक हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। मुझे पढ़ना चाहिए, मैं लिखना चाहता हूँ। वह खेलना चाहता है, वह खेलना चाहता है, ईश्वर, ईश्वर आपको सफलता दें, आपको सफलता दें, ईश्वर आपको सफलता दें, आप महान बने। ये सब क्या होता है? इच्छा बोधक क्रिया। जहाँ किसी चीज़ की इच्छा प्रकट की जाए, वहाँ पर इच्छा बोधक क्रिया। तीसरा है चौथा है अनुमति बोधक क्रिया। अनुमति बोधक क्रिया, अनुमति बोधक क्रिया, अनुमति बोधक क्रिया। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसे लिखने दो, उसे लिखने दो, उसे लिखने दो। हमें खेलने दो, मुझे जाने दो, उसे लिखने दो, हमें खेलने दो। ये सब क्या हो जाएगा? अनुमति बोधक।
और पांचवा है शक्तिबोधक। शक्तिबोधक, शक्तिबोधक या बलदायक क्रिया, या बलदायक क्रिया। शक्तिबोधक या बलदायक क्रिया ये कहाँ होता है? जहाँ किसी शक्ति का बोध होता है वहाँ पर शक्तिदायक या बलदायक क्रिया। जैसे बंदर कूद सकता है, बंदर कूद सकता, बंदर कूद सकता है। वह लिख सकता है, वह लिख सकता है, वह लिख सकता है। तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। यहाँ शक्तिबोधक क्रिया होती है। अब इसके आगे जो है कल आप लोगों को क्रिया पढ़ाएंगे। छठवां है, पहला था जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्रिया जो है आपको पढ़ा दिए। अब छठवां जो है और सत्ताबोधक तमाम क्रियाएं हैं, अभी कुल 11 भेद हैं, तो 11 भेद में कल पढ़ा देंगे। और भी क्रिया की कुछ चीज़ हैं उसको कल पढ़ाते हैं। धन्यवाद।